की बात करते हैं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम एंड द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर द नाइट्रोजन एटम मेक्स अमीन्स रिएक्टिव। वो कह रहा है कि यहाँ पे NH3 जो हम लिखते हैं मॉलिक्यूल, अब अगर आपको R जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऑफकोर्स कितना डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और जो यहाँ पे आपके लोन पे प्रेजेंट है वो आपके पास रिएक्टिव इसको बनाएंगे ऑफकोर्स। The number of hydrogen atoms attached to nitrogen also decides the course of reaction. Of course, primary, secondary, tertiary तीनों ही amines अलग तरीके से reaction देखते हैं, आपको पता लगेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे the basic character of the amines. Amines being basic in nature react with acid to form salt. तो सबसे पहले वो एक acid होगा HX और वो RNH3 plus X minus टाइप का salt बनाएंगे। एनिलीन भी ऐसा रिएक्शन परफॉर्म करेगा HCl के साथ, एनिलीनियम क्लोराइड वो बना डालेगा। आगे बढ़ते हैं। अमीन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद द बेस लाइक NaOH रीजनरेट द पेरेंट अमीन। जैसे कि अभी हमने बनाया था क्या, RNH3+, वैसे तो रिपीटेड रिएक्शन है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं RNH3 + X माइनस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और इसके साथ अगर आप NaOH का करा देते हो तो RNH2 नहीं बन जाता यार, आप पढ़ चुके हो। ये वाला रिएक्शन दिखाऊँ, एक सेकेंड रुको। ये वाला रिएक्शन हमने यहाँ पढ़ा था शायद, ये देखिए NH3 और RX का रिएक्शन RNH3 + X माइनस दे रहा था ना, और ये जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है उसमें भी तो यही हो रहा है कि RNH3 + X माइनस बना है, और ये RNH3 + X माइनस कैसे बना है, ऐसे बना है RNH2 + HX से। मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा सा समरी करके बताती हूँ। एक जो हमने पहले पढ़ा था वो वाला ये वाला रिएक्शन है, उससे भी यही बन रहा था, और फिर हमने इसमें क्या करना था कि NaOH डाल दो तब वो प्राइमरी अमीन मिल जाएगा, और इसमें आप RNH2 में HX डाल दो फिर आपको ये मिल रहा है, तो कोई डिफरेंट बात नहीं है, ठीक है। और RNH3X में हमने OH माइनस डाला तो ये लिखता है कि वो पेरेंट अमीन को रीजनरेट कर देता है। RNH2H2X माइनस अमीन सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर। ये जो अमीन सॉल्ट बनी है वो आपके पास पानी में तो घुल जाती है, देखिए, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर जैसे के साथ सोल्यूबल नहीं होती है। और यही रिएक्शन है बेसिस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द अमीन्स फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि जो अमीन है वो पानी में सोल्यूबल होगा, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन बेसिक होते हैं वो पानी में सोल्यूबल नहीं होंगे। भाई जो ये RNH2 है बेसिक है ना, ये पानी में सोल्यूबल है, ठीक है। और कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पानी जो बेसिक नहीं है तो पानी में भी सोल्यूबल नहीं होगा, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो अमीन्स को इसमें से। The reaction of amines with mineral acid to form ammonium salt show that these are basic in reaction। हमें पता है एसिड प्लस बेस को ही सॉल्ट प्लस वाटर देता है, तो अगर अमीन्स बेस नहीं होती तो मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करती और सॉल्ट कैसे बनाती, तो क्लियर है कि वो एक बेस ही है। अमीन्स हैव एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम, और इसकी वजह से वो क्या बनते हैं, लुईस बेस बनते हैं। लुईस बेस की डेफिनेशन ही बता रहे हैं कि एक तरीके से अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं लुईस बेस के पास जो वो डोनेट करते हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर Kb एंड Pkb। K क्या होता है, Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb होता है। जितना ज़्यादा आपका बेसिक स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा आपका Kb होगा, उतना कम आपका Pkb होगा। RNH2 का रिएक्शन पानी के साथ कराया है तो RNH3 + OH माइनस, तो Kb होगा इसका ऐसा सा, KH2 का रिप्लेस कर देंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा Kb RNH3 OH माइनस RNH2। लार्ज द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर इज द बेस, ठीक है। और आपको थोड़े बहुत बता रहा गया, मतलब कि डिस्कस किया हुआ है कि क्या क्या होता है। इसको ना समझते हैं NCERT से पहले ब्लैंक स्लाइड पे, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट ना थोड़ा इम्पोर्टेंट सा है। क्या है, इसको हम ब्लैंक स्लाइड पे पकड़ेंगे, यहाँ तक जो है ब्लैंक स्लाइड से पकड़ेंगे। आप वेट करिए। हम बात कर रहे हैं टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स की, तो लुईस बेस कौन से होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं। अब इस नाइट्रोजन के पास ना अलग अलग तरीके के अल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है। इस नाइट्रोजन के पास अलग अलग तरीके के अल्काइल ग्रुप होंगे, जो +I है मान लो, तो H भी हो सकता है वो भी हो सकता है। जब ये हाइड्रोजन लेगा तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। अगर नाइट्रोजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मतलब यहाँ पे ज़्यादा +I अल्काइल ग्रुप्स होंगे, तो उसकी लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्लियर है, अगर कंपेयर करना हो तो +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करोगे एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I करोगे। और यहाँ पे अगर आप जो Kb निकालोगे वो निकालोगे क्या, ये कॉन्जुगेट एसिड बना है अपॉन बेस और H+ की कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज़्यादा आपका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है।
अब आपको इसमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो आप प्लस आई इफेक्ट से चेक कर सकते हो, और ऑलरेडी वो कह चुके कि वो गैस फेज में ही आपको कंपेयर करना है, क्योंकि लिक्विड में कहानी अलग हो जाती है और उसको भी हम पढ़ेंगे। NH3 CH3 NH2 CH3 NCH3 और CH3 NCH3 CH3 कम्प्लीटली क्लियर है। जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, तो उसके हिसाब से आपका आंसर याद आएगा। और यहाँ पे क्लोरीन इसको कंपेयर करना है तो क्लोरीन माइनस आई दिखा देगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर देगा। अब जो मेन मुद्दा है वो ये है कि एलिफैटिक अमीन यानी कि जो कोई अराइल ग्रुप नहीं रखती है, सिंपल एलिफैटिक अमीन है, एक्वस मीडियम जिसे हम पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है पानी हो, कोई भी पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, उसमें बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करते हैं। प्राइमरी अमीन जैसे कि RNH2H+ लेके क्या बनाएगी, सबसे पहले RNH3+ बनाएगी, ठीक है। अब पानी में HHH, और पानी में क्या होता है H2O होता है। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है 3 हाइड्रोजन के साथ, सेकेंडरी अमीन कर सकता है 2 हाइड्रोजन के साथ, और 3 डिग्री अमीन कर सकता है कितने हाइड्रोजन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ ही उसका पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप बन गए। तो सॉल्वेशन और हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग देखें तो पहले तो आपको ये पता है ना कि जो अमीन्स होती हैं उनका बेसिक स्ट्रेंथ इसलिए तो डिटरमाइन होता है कि वो कितना सोल्यूबल है पानी में। जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा पानी में उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और वो ही बना था बेसिस ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ द अमीन्स फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर ये ज़्यादा पानी में सॉल्यूबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव होगी तो बढ़िया होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेशन और हाइड्रेशन इफेक्ट, इसे सॉल्वेशन ही तो कहते हैं, पानी का सराउंड कर पाना हाइड्रोजन को, इसको सॉल्वेशन ही तो कहते हैं। 1 डिग्री की स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की ज़्यादा होनी चाहिए 3 डिग्री से। बट अब जब पहली बार देखोगे सिर्फ RNH2 को, R2NH को और R3N को, तब वो कंपेयर करना सिखाया है कि प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग मोर द प्लस आई इफेक्ट। कैसे होगा मोर द प्लस आई इफेक्ट, ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स के होने से, तो 3 डिग्री शुड बी मोर दैन 2 डिग्री मोर दैन 1 डिग्री, ये आ रहा है। अब इसका जो हमें निकल के आया ना एक्सपेरिमेंटली, वो आया कि जब हमने R मिथाइल ग्रुप लिया तब आपके पास 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री मोर देन 3 डिग्री आया, और जब आपने इथाइल ग्रुप लिया तो 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री मोर देन 1 डिग्री आया। क्या आया, 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री मोर देन 1 डिग्री आया, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और अगर PR हुआ या फिर उसके बाद ब्यूटाइल ग्रुप भी होंगे, पेंटाइल ग्रुप भी होंगे, उसमें तो हमेशा 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री 1 डिग्री होगा। इन गैस फेज तो सारे टाइप ऑफ अमीन्स में 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री होगा। गैस फेज में कोई दिक्कत करने की बात नहीं है, गैस फेज अगर होगा तो 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, नो मैटर वो आपके पास मिथाइल ग्रुप हो या इथाइल ग्रुप हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपके पास लिक्विड फेज है तो इसमें आपको मिथाइल और इथाइल के लिए अलग से सोचना पड़ेगा। इतना आप NCERT सब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। Alkanamines versus ammonia. Let us consider the reaction of alkanamine and ammonia with the proton to compare their basicity. तो ये नोट बेड होना होता है तो RNH3+ बनेगा और इसका ये बन जाएगा। ये क्या होता है, प्लस आई होता है तो उसका ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर की वजह से R pushes इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन and thus makes the unshared electron pair more available for sharing with the proton of the acid. Moreover, the substituted ammonium ion formed from the amines gets stabilized due to the dispersal of the positive charge by the plus I effect of the alkyl group. Hence, alkyl amines are stronger bases than ammonia. Thus, the basic nature of aliphatic amine should increase with the increase in the number of the alkyl group. This trend is followed in the gaseous phase. The order of the basicity of amines in the gaseous phase follows the expected order जो हमें चाहिए होता है कि 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, ये तो एक्सपेक्टेड जो है हमसे वो फॉलो हो जाता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अमोनिया सबसे पीछे आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। द ट्रेंड इज नॉट रेगुलर इन द एक्वस स्टेट एज एविडेंट बाय देयर pKb वैल्यूज। इसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ प्लस आई और जो सॉल्वेशन विद वाटर मॉलिक्यूल है वो दोनों ही डिटरमाइन करेंगे कि क्या होना चाहिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। द ग्रेटर साइज ऑफ द आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन। जैसे कि जब हमने 3 डिग्री अमीन देखा था तो उसमें कम सॉल्वेशन हो रहा था, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जो था वो आपके पास कर पा रहा था। इधर 2 हाइड्रोजन और इधर तीनों हाइड्रोजन आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पा रहे हैं। ये तो हो गया था किसके अकॉर्डिंग, ये हो गया था किसके अकॉर्डिंग, सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग। बट अब प्लस आई के अकॉर्डिंग देखा गया तो 3 डिग्री शुड बी मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। तो बस अब ये हो गया
Greater is the stability of the substituted ammonium cation, stronger should be the corresponding amine as a base. Thus the order of the basicity should be primary more than secondary. ये सॉल्वेशन की बात कर रहा है, which is opposite of the inductive effect. Secondly, when alkyl group is CH3, there is no steric hindrance to hydrogen bonding. In case the alkyl group is bigger than CH3, there will be steric hindrance to hydrogen bonding. Thus the change of nature of alkyl group results in the change of the order of basic strength. Thus there is a subtle interplay of the inductive effect, solvation effect and steric hindrance of the alkyl group which decides the basic strength of the alkylamines. और एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है, which decides the basic strength of the alkyl, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, which decides the basic strength. अब ये ना डायरेक्ट लाइन आएगी AR में या फिर स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास C2H5 ग्रुप है तो 231 याद करना आपको नंबर, और अगर आपके पास CH3 ग्रुप है तो 213, 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री मोर देन 3 डिग्री. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अराइल अमीन वर्सेस अमोनिया. पी के भी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज क्वाइट हाई. अगर पी के भी ज़्यादा होगा तो के भी कम होगा, तो बेसिसिटी कम होगी. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके जो नाइट्रोजन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ईजिली डोनेट नहीं कर पाते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम टू बी इन कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग, लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन. ये बन जाते हैं सारे कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाते हैं. ऑन द अदर हैंड एनिलीनियम आयन ऑब्टेन बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन. अब जो एनिलीनियम आयन चलो जो बन गया, इसको बना, ठीक है, NH3+ बना. जैसे कि अगर मान लो इसकी तुम चेक करो बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसको तो हम प्रोटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तो यहाँ पे NH3+ बनवाएंगे, करेक्ट. और ये इसके ना बस दो ही हैं, एक उल्टा बेंजीन और एक सीधा बेंजीन करके आप कर दो तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. तो ये पूछ लेगा. तो सबसे कम होती है आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ किसकी? अराइल अमीन की. वेरी लेस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अराइल अमीन. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होता है. वी नो ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी. Thus you can infer that aniline 5 resonating structure is more stable than anilinium ion. तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल ऑलरेडी है, या अगर ज़्यादा स्टेबल ऑलरेडी है, तो ये H+ के साथ रिएक्शन क्यों करेगा? क्यों करेगा? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड क्यों बनाएगा? तो बनाता ही नहीं है. द प्रोटोन एक्सेप्टेबिलिटी और द बेसिक नेचर ऑफ एनालीन और अदर एरोमेटिक अमीन्स वुड बी लेस देन दैट ऑफ अमोनिया. एक छोटा सा अमोनिया से भी कम होगी, और एलिफेटिक से तो ऑफकोर्स कम होगी, एलिफेटिक अमीन से तो ऑफकोर्स कम होगी. इन केस ऑफ सब्सटीट्यूटेड एलीन, अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स बढ़ा दिए, जैसे कि OCH3 का जो डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है? +M. CH3 का +H. ये सारे जो होते हैं वो आपके पास इंक्रीज कर देंगे बेसिक स्ट्रेंथ को, और NO2SO3 ये सारे तो डिक्रीज ही करेंगे. अब बेचारा पहले से कम बेसिक है और तुमने और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिए. ये पूछ रखा है, इसको अरेंज करो, और आपके पास कुछ नहीं दे रखा हो तो आप गैशियस फेस लेके चलोगे. सबसे कम C6H5NH2 होगा, फिर आएगा आपके पास कौन सा? NH3 आएगा, और इनमें एलिफेटिक अमीन्स में 2 डिग्री ज़्यादा होगा 1 डिग्री से. ठीक है, एल्काइलेशन ये अभी पढ़ चुके हैं, जो अमोनोलिसिस पढ़ा है. अमोनोलिसिस में अगर हम एक्सेस RX डालते हैं तो एल्काइलेशन ही उसको कहते हैं. असाइलेशन पढ़ते हैं. इसमें तो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे थे कि पहले 2 डिग्री से 3 डिग्री से वो क्वार्टनरी बन रहा था. एसाइलेशन में ऐसा नहीं होता. क्यों? अभी देखते हैं. इसमें सबसे पहले NCERT एग्जाम्पल लेती है C2H5NH2 का. तो क्या करना है आपको? C2H5NH2. अच्छा, एसाइलेशन का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द असाइल ग्रुप. तो आपके पास ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. अब CH3 C++OCl, और यहाँ पे आप कराओगे शिफ्टिंग वगैरह, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर बन के आएगा वो आ जाएगा NHCOCH3. ये आपको पता होना चाहिए. इसका आप भूल सकते हो अगर आपको भूलना है. इसको नाम कैसे करेंगे? आपको अमाइड का नाम करना आना चाहिए. N पे लगा है इथाइल और ये 2 कार्बन है, तो इथेनामाइड. क्या हो जाएगा? N-इथाइल इथेनामाइड. भाई जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो तो अमाइड ही होता है ना, तो है ही एक ग्रुप. तो हमने जो 1 2 N पे लगा है इथाइल, और ये बन जाएगा 2 कार्बन की चेन इथेनामाइड, और HCl अलग. यहीं अगर आपके पास N-इथाइल इथेनामाइड, मतलब आप ये आपने कौन सा रिएक्शन कराया? प्राइमरी अमीन. अब आप करा रहे हो सेकेंडरी अमीन के साथ, कुछ नहीं होगा. आपने C2H5 C2H5 एज इट इज रखना है. यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी था, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन था एक, तो हमने NHCOCH3 जोड़ा था.
यहाँ पे आप जोड़ दोगे C2H5 and C2H5 COCH3 करेक्ट, और एथिल अलग। बेंजीना अमाइन और इथेनोइक एनहाइड्रेट का भी आप रिएक्शन करा सकते हो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ये सारे एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं ना, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ आप यहाँ पे X जोड़ो तो X आपका क्लोरीन हो सकता है, OCOR हो सकता है जो कि यहाँ पे दे रखा है, और एस्टर हो सकता है, OR हो सकता है। तो अब इथेनोइक एनहाइड्रेट के साथ क्या कराओगे, C2H5NH COCH3 ही जोड़ना होता है, तो वो ही बनेगा, और बाकी CH3COH अलग हो जाएगा, एसिड भी बन जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट पूछ सकता है, कोई उसकी बात नहीं, आश्चर्यजनक बात नहीं है। बाय प्रोडक्ट क्यों नहीं पूछेगा, और तुम्हें ऐसा रिलेशन आता है तो वो क्यों नहीं पूछेगा। तो इसको हम इरेज करते हैं और आपको लिखवाते हैं। चलो एक बार रेडी हो जाइए, वार्म अप योरसेल्फ। चलिए करते हैं। अब मैंने वो हटा दिए सारे प्रोडक्ट, डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, C2H5NH है ना, तो मैंने क्या बताया था, C2H5NH, और ये जो ग्रुप है ये जुड़ेगा COCH3, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ कंबाइन करके HCl दे देगा। कुछ गलती नहीं है, इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। C2H5 and C2H5 एज इट इज कॉपी होगा, फिर ये COCH3 जुड़ जाएगा यहाँ पे, और ये HCl अलग हो जाएगा। नेक्स्ट जोड़ना तो हमेशा यही है, तो ये अलग होगा इस बार। तो C2H5 है, सॉरी C6H5 है, सॉरी, तो हम इसको बैक कर लेते हैं। तो C6H5NH एज इट इज़, और ये जोड़ना है वेरी इंपॉर्टेंट, तो C क्योंकि असाइल ग्रुप जोड़ना है ना, और CH3COH इस H के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड दे देगा। इसको क्या नाम देते हैं, एन फिनाइल इथेनामाइड, 1 2 एन पे लगा है फिथाइल और इथेनामाइड, तो इसको नाम दे देंगे 1 2, तो NN डाई मिथाइल इथेनामाइड। IUPAC नेम पूछा था इसका, ठीक है। अमीन्स ऑल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास CH3NH2 है, इसको खोल के लिख लेते हैं एक बार, और आपके पास COCl है, तो ये भी तो वही है ना, एसिड डेरिवेटिव। बेटा घबराए मत करो छोटी छोटी बातों से, एसिड डेरिवेटिव क्यों नहीं है, तो इसको बस मुझे इससे मतलब है, तो CH3NH, और इससे ही मतलब है मुझे, तो C11O और C6H5, यही बनाया है NCERT ने बेटा। और इसका जो Cl है वो हटा था, वो इसके साथ कंबाइन करके HCl बनाएगा। What do you think is the product of the reaction of amines with the carboxylic acid? They form salts with amines at room temperature. वो जनरल बातें कर रहे हैं, तुम भी जनरली इसको पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ना रिएक्शन से ही भरा हुआ है पूरा चैप्टर। मैंने सही पेज खोला है, इससे पहले थर्ड ही था, ये नहीं था इससे पहले। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये थर्ड था, थर्ड के बाद 4 आया ना, हाँ ठीक है। कार्बाइलअमीन रिएक्शन, इसमें रिएक्शन इज गिवन बाय, एक क्वेश्चन तो यही होगा कि रिएक्शन देता कौन है, तो एलिफैटिक वाला भी दे देगा और एरोमेटिक वाला भी दे देते हैं, बट केवल प्राइमरी अमीन। एक और चीज़, जो ग्रेवियल आपने पढ़ा था वो भी प्राइमरी अमीन ही देता है, मतलब वो जो यूज़ होता है वो प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन के लिए ही यूज़ होता है, वो पूछ लेते हैं ना ऐसे, इसलिए मैंने बता दिया। तो क्या होता है कि जो भी आपके पास प्राइमरी कुछ भी होगा, अगर यहाँ पे C6H5NH2 भी लगा होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लोरोफॉर्म और 3 KOH यूज़ होते हैं, और RNC 3 KCl और 3H2 बन जाते हैं। बस RNH2 का आइसोसाइनाइड आपको बनाना होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल अमीन रिएक्शन एंड इट इज़ यूज्ड। और आपको RNC की फाउल स्मेल मिलती है, तो आपके टेस्ट में भी आ सकता है, आपके टेस्ट ऑफ द अमीन्स में। Reaction with the nitrous acid, 3 classes of amines, 3 classes primary, secondary, tertiary, ठीक है। react different with nitrous acid which is prepared in situ from a mineral acid and sodium। जो वो कह रहे हैं कि नाइट्रस एसिड बनता कैसे है, अंदर की तरह अंदर ही बनाते हैं लैब में NN2 और HCl का रिएक्शन करा के, मिनरल एसिड एंड सोडियम नाइट्राइट। प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफैटिक डायazonium salts, और ये अनस्टेबल होता है। अब आपको लगता है कि अनस्टेबल है तो कोई भी डायज़ोनियम सॉल्ट अनस्टेबल ही होगी, नहीं, सिर्फ एलिफैटिक वाली। अभी तुम आगे जाओगे इसमें, ये एरोमेटिक वाली है तो ये अनस्टेबल नहीं है ना, वही तो।
तो ये अनस्टेबल है ना, इसलिए ये कार्यक्रम कौन सा कर रही है, जल्दी से क्या करती है ये Rn2+Cl- उसने बना लिया। अब इसमें क्या होता है कि ये Rn2+Cl- तो होता है, राज की बात ये है कि ये R+ बनता है, R+ बना तो यहाँ पे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अगर कुछ अजीब सा ग्रुप उसने लगा दिया और उसमें कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो तुम तो डायरेक्ट सोचोगे Rn2Cl- से RH बनाते हैं हम, नहीं, पहले तुम रीअरेंजमेंट कराओगे और फिर तुम N2HCl को निकालोगे और ये बनाओगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में तो नहीं आता वैसे। तो आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद एरोमेटिक 273 278 केल्विन, ठीक है, यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स, और ये अभी आप रुकिए और आपको आगे जल भी दिखेंगे इस कंपाउंड के, C6H5N2Cl-, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको तो 100 स्टार्स देने चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी एंड टर्जरी अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन अ डिफरेंट मैनर, हम डिस्कस ऑफ कोर्स करेंगे या नहीं करेंगे आपको 1 सेकेंड में पता लग जाएगा। कर लेते हैं शायद से, यस करेंगे, चलो देखते हैं। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख सकते हैं, काफ़ी जगह है। मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ किसकी, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सेकेंडरी एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, एक तरीके का ही रिएक्शन देती है। प्राइमरी तो अलग अलग दे रही थी, एलिफैटिक और एरोमेटिक वाली, मैं सेकेंडरी की बात कर रही हूँ। तो जो सेकेंडरी होगी तो सेकेंडरी अमीन हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं R2NH, नाइट्रस एसिड को हम खोल के लिख लेंगे, HNO2 होता है ना, तो HNO2 को HONO में लिख लेंगे, इसमें से पानी का लॉस होता है और R2NNO बन जाता है। ये होता है येलो ऑयल नाइट्रोसोअमीन, नाइट्रोसोअमीन बनता है, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, नाइट्रोसोअमीन, और ये येलो ऑयल होता है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, एलिफैटिक 3 डिग्री अमीन की, ठीक है। एलिफैटिक 3 डिग्री अमीन और एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन अलग तरीके से रिएक्शन देते हैं। अगर आपके पास R3N है तो ये वही बना लेगा नाइट्रोसो टाइप का ही, तो R3NNO बना लेगा जब आपने HNO2 डाला। एलिफैटिक हो गया। एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन क्या होगा, एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन कैसे रिएक्शन देगा, N यहाँ पे R और यहाँ पे R, ठीक है, 3 डिग्री हो गया। अब इसका रिएक्शन इसके पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा क्या, NO, क्योंकि अगर तुम यहाँ NO जोड़ दोगे तो वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी ना इसकी, तो यहाँ जोड़ नहीं सकते, ठीक है, ये बन जाएगा। ये हाँ आपको पता होना चाहिए, ऑफ कोर्स पता होना चाहिए, इसको कोई स्किप करने का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। रिएक्शन विद द अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, C6H5SO2Cl। स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। C6H5 ग्रुप ऐसा होता है, SO2Cl ऐसा ग्रुप होता है, ठीक है। इज ऑल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, रिएक्ट्स विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स टू फॉर्म सल्फोनामाइड्स। तो C6H5S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O Cl C2H5NH2 के साथ रिएक्ट करता है और Cl के साथ NH2 ग्रुप NHC2H5 रिप्लेस हो जाता है। इसका नाम कैसे करेंगे, ये नाम होगा सबसे पहले तो ये मेजर ग्रुप है तो ये तो पूरा होगा आपके पास पूरा N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है तो इट इज सॉल्यूबल इन द एल्कलाई। भाई एल्कलाई यानी कि बेस को तो हाइड्रोजन से लव होता है, लव तेरा नहीं, हाँ सॉरी लवर होता है, तो इसलिए वो एनिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड सॉल्यूबल इन एल्कलाई होता है। जैसे ही तुम आगे बढ़ जाओगे, किस पे बढ़ जाओगे, नाइट्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो ये सेकेंडरी अमीन में ना जो बनने वाला है बिल्कुल वैसे ही बनाना है, S डबल बॉन्ड O Cl की जगह C2H5 ग्रुप्स जुड़ जाएंगे, यही बनेगा और HCl अलग हुआ, नो हाइड्रोजन प्रेजेंस, नॉट सोल्यूबल इन एल्कलाई। तो ये यूज़ कर सकते हैं हम फॉर द डिटेक्शन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंसबर्ग रिएक्शन क्या होता है, C6H5SO2Cl होता है और डिटेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो NCERT के लिखते हैं बहुत ज़रूरी है, द हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड स्ट्रांगली एसिडिक, हाइड्रोजन अटैच ये नाइट्रोजन के साथ इन सल्फोनामाइड स्ट्रांगली एसिडिक, क्योंकि इसके पास सल्फोनिल ग्रुप है और इसकी वजह से वो पानी में भी एल्कली में भी सॉल्यूबल होता है। आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं कि N डाइथाइल बेंजीन डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम सो इट इज नॉट एसिडिक एंड इट्स इनसॉल्यूबल इन एल्कलाई। और अगर हम टर्शरी अमीन्स की बात करें
तो टर्जरी अमीन्स तो रिएक्शन ही नहीं दे पाएंगी। खुद सोचो बेटा, मान लो कि ये वाला ग्रुप लगा होता है यहाँ और रिप्लेसमेंट किसका हो रहा था, हाइड्रोजन का, वो HCl बना रहा था। यहाँ पे तो कोई H ही नहीं है, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मीन्स रिएक्टिंग विद बेंजीन सल्फोनेट इन अ डिफरेंट मैनर यूज होता है फॉर द डिटेक्शन और डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड सेपरेशन के लिए। ठीक है, और इसको पूछ सकता है अगर उसका मन किया कि किसके हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ज़्यादा रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। यू हैव रेड अर्लियर दैट एनालीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 स्ट्रक्चर। हमने बनाए, वो मैंने आपको दिखाए थे 5 स्ट्रक्चर्स, आप देखिएगा दोबारा से। वेयर डू यू फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आप अगर आप बेसिक अपना क्लियर करके आए हैं, GOC क्लियर करके आए हैं, तो आपको पता है कि जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और मेटा पे डिक्रीज होती है। तो ऑर्थो एंड पैरा टू द NH2 बिकम सेंटर विद हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अच्छा, ये आपको पता है ना कि जो NH2 ग्रुप है ये वाला, वो क्या शो कर रहा है, +M शो कर रहा है, लोन पेयर है ना, तो +M वाले कहाँ होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, ब्रोमिनेशन एनिलीन ब्रोमीन वाटर के साथ बहुत हाईली सब्स्टिट्यूटेड देता है और 2,4,6 ट्राई ब्रोमो नाइट्रो ब्रोमो एनिलीन बना लेता है। ठीक है, बहुत अच्छे से रिएक्शन होता है। ब्रोमीन वाटर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसकी ना वाइट PPT बनती है। क्या बनती है, वाइट PPT बनती है। द मेन प्रॉब्लम एनकाउंटर ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इसकी बड़ी ज़्यादा रिएक्टिविटी है। मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन को नहीं छोड़ा, पैरा पोजीशन को नहीं छोड़ा, तीनों जगह सब्सटीट्यूशन करा दिया। अगर हमें मोनो सब्सटीट्यूटेड एनालीन डेरिवेटिव बनाना है तो ये NH2 का एक्टिवेटिंग इफेक्ट को मैं कैसे कंट्रोल करूं, इसको हम कर सकते हैं बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप्स। मैं एसिटाइलेशन करा दूंगी, और एसिटाइलेशन अभी हमने 5 मिनट पहले पढ़ाई है। क्या होता है एसिटाइलेशन, अब मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, ऑलरेडी आप देख चुके हो सारी चीज़ें, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, सॉरी टू से दैट। देखते हैं एक सेकेंड। हाँ, एसिटाइलेशन में क्या होता है जल्दी बताइए। यहाँ पे जो NH2 ग्रुप जुड़ा होगा उसको मैं खोल के लिख रही हूँ, और आपको रिएक्शन कराना है एनहाइड्राइड के साथ। मुझे किससे मतलब है, इस ग्रुप से मतलब है, तो मैं करा दूंगी। 1 सेकेंड का काम है मेरा। N यहाँ H और यहाँ COOCH3। ठीक है, फिर मैंने करा दिया इसका क्या, ब्रोमिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और NHCOCH3 क्या होता है, पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो यहाँ Br जुड़ जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे OH- और H+ ले आती हूँ ना, तो मुझे ये ना अमीन वापस मिल जाता है। तो ये ही बस मुझे चाहिए था और उसने कर दिया। तो मुझे मिल जाएगा अपना मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो एनालीन। ठीक है, ये दे रखा है, पढ़ लेना। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन ऑफ एसिटाइलेट, ये जो है एसिटाइलेट, एसिटाइलेट किसको कहते हैं भाई, इसको कहते हैं, इज इंटरैक्ट्स विद द ऑक्सीजन एटम ड्यू टू द रेजोनेंस। अब इसका मतलब कि ये NCERT क्यों बता रही है हमें, कि हमें इंटरैक्शन क्यों दिखा रही है। हेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल। अरे यार ये देखो, जो हमने ना वो बता रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कम हो गई। ये कंपेयर करना है और मुझे ये कंपेयर करना है, तो खुद बताओ मुझे कि अगर ये COCH3 है, ये तो आपके पास ब्रिंग के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है सिर्फ, ये लोन पेयर को इसने भी डिस्टर्ब कर दिया, C डबल बॉन्डो ने भी कहा हम भी हैं, हम भी हैं, हम फर्स्ट हमारे साथ भी कॉन्जुगेशन करो ना यार। तो इसने कह दिया कि ये ना यहाँ पे कॉन्जुगेशन कर रहा है। कैसा सा स्ट्रक्चर दिखाया था उसने, ये वाला देखिए एक बार, यहाँ पे शिफ्टिंग होगा तो प्लस आया यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो बस NCERT यही पॉइंट लिखती है और हमें एक्सप्लेन करती है दैट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन, अब ये जो है वो लेस अवेलेबल हो जाएगा फॉर डोनेशन टू द बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस। देयरफॉर एक्टिवेटिंग जो है ना इसका NHCOCH3 का वो लेस है। एक्टिवेटिंग इफेक्ट मतलब कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला कम है। अब ऐसा नहीं है कि तीनों ही पोजीशन पे, जैसे NH2 था बड़ा ही एक्टिवेटिंग था, तीनों ही पोजीशन में ब्रोमीन लगा दिया, ऑर्थो पैरा की कोई पोजीशन नहीं छोड़ी, इसने तो सिर्फ पैरा को ही पकड़ा। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनालीन यील्ड्स terry oxidation products in addition to the nitro derivatives. In the strongly acidic medium, aniline is protonated to form the anilinium. अब क्या होता है कि जो ये NH2 है सॉरी, वो ना H+ लेके बना लेती है
सॉरी यहाँ पे HX होगा, HX या फिर HCl। तो NH3 प्लस Cl माइनस एनालिनियम आयन होता है विच इज़ मेटा डायरेक्टिंग, और आपके पास 47% बन जाता है मेटा, 2% ऑर्थो और 51% पैरा। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव इज ऑल्सो फॉर्म्ड। अब मान लो तो मुझे नहीं चाहिए ये पैरा वाला, तो बाय प्रोटेक्टिंग फिर से एसिटाइलेशन करा दो ना यार तुम, NHCOCH3 बनाओ तुम। तो NHCOCH3 थोड़ा ना बना देगा एनालिनियम आयन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसका जो उसका सॉल्यूशन है वो यही है, एसिटाइलेशन कराते रहो। तो कुछ नहीं करना, एनहाइड्रेट को खोल के लिख लेना, अच्छा इसका बाय प्रोडक्ट भी बनाएंगे इस बार, ठीक है। तो ये जो है ये वाला जुड़ेगा यहाँ पे, तो NH और COCH3 हो गया। और इधर जब मैं नाइट्रेशन कराऊंगी या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराऊंगी तो क्या होगा, NHCOCH3 तो एज इट इज, यहाँ कोई मेटा प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, ये कोई एनालिनियम नहीं बनाता, तो सीधा NO2 जोड़ोगे यहाँ पे पैरा पे। ऑर्थो पे क्या होता है कि वो थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर होता है तो हम नहीं जोड़ते, और फिर उसके बाद हम OH माइनस और H प्लस जोड़ते हैं, तो आपके पास NHCOCH3 से NH2 बन जाता है और NO2 यहाँ पे लग जाता है। पैरा नाइट्रोएनिलीन, आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल चुका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सल्फोनेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक स्पेशल आयन बनता है, ज्विटर आयन। पहले तो ये बनता है NH2SO3H, सल्फेनिलिक एसिड कहते हैं। क्या होता है कि NH2 H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, H2SO4 लिखना था सॉरी, और ये बना लेते हैं क्या, NH3 प्लस HSO4 माइनस 453 मैं क्या कह रही थी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम कह रहे थे कि सल्फेनिलिक एसिड बन जाता है NH2SO3H, और यहाँ पे फिर से आएगा H प्लस, तो NH3 प्लस और SO3 माइनस ड्यूटेरान बन जाएगा। Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction, alkylation and acetylation due to the salt formation with aluminum chloride, the Lewis acid, which is used as a catalyst. Due to this, nitrogen of aniline acquires positive charge and hence acts as a deactivating group for further reaction. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पास शायद नीट में आया था, शायद से 2024 में आया था कि एनालिन ना AlCl3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब कि एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CH3Cl के साथ ये नहीं करेगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि जैसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड आया तो उसने सॉल्ट बना लिया कुछ ऐसा, ठीक है, which is used as a catalyst. Due to this, nitrogen of aniline acquires positive charge and hence acts as a strong deactivating group for further reaction. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका असर्शन रीजन 100% बनेगा अगर उसका मन किया। इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, पहले हम चैप्टर कंप्लीट कर लें, ठीक है, हम बिल्कुल करेंगे इसको डिस्कस, दिक्कत की बात नहीं है। पहले डायज़ोनियम सॉल्ट्स को समझते हैं, ठीक है। The diazonium salts have the general formula Rn2 plus X minus, where R stands for an aryl group and X, मतलब अभी हम एलिफैटिक की बात नहीं कर रहे, जितनी बातें हमें एलिफैटिक की करनी थी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम बेसिकली डायज़ोनियम सॉल्ट देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अराइल ग्रुप के साथ देखते हैं, और यहाँ पे X माइनस आए, क्लोरीन, ब्रोमीन, HSO4 माइनस, BF4 माइनस, कुछ भी हो सकता है। They are named by suffixing diazonium to the name of the parent hydrocarbon from which they are formed, followed by the name of an ion such as chloride, hydrogen sulfate, ठीक है। The N2 plus group is called diazonium group. For example, इसको हम कहते हैं बेंजीन, ये बेंजीन का है पेरेंट, N2 plus N माइनस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एंड बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो आपको नेमिंग समझ आ गई। प्राइमरी एल्फैटिक अमीन्स आपको पहले बता दिया कि अनस्टेबल बनाता है, क्या बनाता है, अनस्टेबल बनाता था ना वो, तो जल्दी से क्या करता है, Rn2 प्लस Cl माइनस अगर होगा तो पहले R प्लस बना के अपना रीअरेंजमेंट कराएगा इफ़ पॉसिबल, और फिर वो बना लेगा ROH और N2 और HCl अलग हो जाएंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ अरीन डायazonium आयन इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। वो कह रहे हैं कि ये कैसे स्टेबल हो गया, फिर ये एक्सप्लेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोनेंस। तो जो Rn2 प्लस है वो आपके पास रेजोनेंस शो करता है। इसके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ तो अब बना के देखेंगे तो 3-4 दिखेंगे। एक सेकेंड हम बना ही लेते हैं, बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। मैंने बनाए, टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द डायज़ोनियम सॉल्ट, हम C6H5NH2 में, जो कि आपका क्या एनालीन है, उसमें हम NaNO2 और 2HCl डालते हैं
0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपके पास C6H5 N2 + C माइनस बनता है, NaCl बनता है, 2 पानी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा ख़त्म करते हैं पहले। बेंजीन डायज़ोनियम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं इग्नोर करना है प्लीज़, जल्दी से देखिए एक बार। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज़ अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड. It is readily soluble in water and stable in cold but reacts with water when warmed. ये ना डायरेक्ट पूछता है स्टेटमेंट में, जल्दी से बताओ। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड क्या है? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, CCS। पानी में रेडिली सोल्यूबल है, ठीक है। कोल्ड वाटर में आपके पास स्टेबल है। और अगर आपके पास वाटर वार्म हुआ, मतलब पानी का बस टेम्परेचर ही चेंज हुआ है कि वो रिएक्ट करना शुरू कर दिया है पानी के साथ, इट डीकम्पोजेज ईजिली इन द ड्राई स्टेट, फुल स्टॉप। इतना ही पढ़ना है BDC के बारे में। नेक्स्ट है बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। हमें याद ही नहीं रहता कि पानी में सोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है। इट इज़ वाटर इनसोल्यूबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ डायज़ोनियम salts can be broadly divided into 2 categories, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड रिएक्शंस इवॉल्विंग। मतलब या तो तुम नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट करो। सबसे पहले हमें पढ़ना है सैंड मेयर में आपको Cu2Cl2 यूज़ करना होता है, यानी कि यहाँ पे कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो हम सैंड मेयर की बातें करते हैं। यहाँ पे जो भी X- जुड़ा है, ठीक है, ArN2 + X- होता है ना बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड, उसमें हम Cu2Cl2HCl बना दें तो ArCl और N2 अलग, ArBr N2 अलग, और CuCN यूज़ करें तो ArCN और N2 अलग। ऑल्टरनेटिवली क्लोरीन एंड ब्रोमीन कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस गैट्रोमान रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो प्रोडक्ट तो एकदम सेम बनेंगे। यहाँ पे बस COX आ जाएगा, और बस ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना कि अगर कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है रीएजेंट में, तो आपको करना है, आपको नाम बताने हैं गैट्रोमान। और अगर आपको कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में दे रखा है तो आपको नाम बताना है सैंड मेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। द यील्ड इन सैंड मेयर इज फाउंड टू बी बेटर दैन द गैट्रोमान, तो हम इसको कम प्रेफर करते हैं, नॉट मोर प्रेफर्ड रादर दैन दिस इज मोर प्रेफर्ड। रिप्लेसमेंट बाय द आयोडाइड आयन ArN2 + Cl-। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड डालें तो ArI अलग हो जाता है, KCl इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और N2 गैस तो हमेशा निकलना ही है अलग से। N2 यहाँ पे भी निकला था, यहाँ पे भी निकलेगा, यहाँ पे भी निकलेगा, और पीछे भी निकला था। N2 हमेशा निकलेगा अलग से। फ्लोराइड आयन के लिए हम ArN2 + Cl- में हम ऐड क्या करते हैं? इसको क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोरो कहते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं ना, फ्लोरोबोरिक एसिड इसे कहते हैं। अरीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट इज फॉर्म, उसको फर्दर हीट करेंगे तो ArF आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए, BF3N2। तो हम इससे क्या क्या बना सकते हैं? हम इससे हैलो अरीन में हम क्लोरीन भी जुड़ा सकते हैं, ब्रोमीन भी बना सकते हैं, आयोडीन भी और फ्लोरीन भी, मतलब कि तीनों तरह के हैलोजन हम अलग अलग रिएक्शन। इन दोनों के लिए हमने सैंड मेयर गैट्रोमान यूज़ किया है, इसके लिए मैंने आयोडाइड का रिप्लेसमेंट यूज़ किया है, और इसके लिए मैंने इसको शायद बाल्सकीमन कहते हैं ना, बाल्सकीमन रिएक्शन शायद से कहते हैं इसको, तो ये वाला यूज़ किया है। इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए आपका मन का। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक हाइपोफॉस्फोरस एसिड यानी कि H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस है वो भी चेंज करके ना हाइपोफॉस्फोरिक लिख देगा, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कब उसने जज्बात बदल दिए। हाइपोफॉस्फोरस एसिड है जिसे हम फॉस्फेनिक एसिड कहते हैं, या फिर C2H5 हो, इथेनॉल हो, वो रिड्यूस कर देगा डायअजोनियम सॉल्ट को टू अरीन एंड देमसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरस यानी कि H3PO3 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, एंड इथेनॉल यानी कि C2H3CHO। अभी समझ आएगा आपको, देखिए एक बार। H3PO2 ArN2Cl का तो सीधा बेंजीन बना दो आप, N2 तो हमेशा अलग होना है, और ये बना देगा अपने आप को ऑक्सीडेशन करके H3PO3 और HCl अलग। ArN2Cl- इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा CH3CHO ArHN2HCl। रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर आप H2 डालोगे तो ArOH N2 + HCl बनेगा। ये वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने ये तो आपके पास एराइल ग्रुप है, जब हमने RN2Cl- वाला पढ़ा था, याद है? RN2 + Cl- बना था तो पहले R+ बन जाता था, फिर पानी लेके ROH और N2HCl अलग हो गए थे।
तो ये तो डायरेक्ट जो आपके पास एलिफैटिक बनते हैं ना, एलिफैटिक अमीन्स, एलिफैटिक डायजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, जो डायजोनियम क्लोराइड बनाते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं तो वो रिएक्शन ऐसा वाला जल्दी से दे देते हैं। बट N2+CN- तो स्टेबल होता है, तो उसको हमें पानी से देना पड़ेगा रिएक्शन, और ArOH N2 और HCl बनाते हैं। कभी कभार इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इथेनॉल के रिएक्शन से अल्कोहल बनेगा। नहीं, इथेनॉल के रिएक्शन से बेंजीन बनेगा और पानी के रिएक्शन से अल्कोहल बनेगा। रिप्लेसमेंट बाय द NO2 ग्रुप, N2+CN- में हम फ्लोरोबोरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, N2+BF4-, फिर हमने NaNO2Cu हीट किया तो NO2 जोड़ा। अब इसमें क्या कन्फ्यूजन होती है, इसमें क्या कन्फ्यूजन होती है, मान लो उसने केवल लिखा होता ये, उसने लिखा होता केवल, एक सेकेंड, उसने लिखा होता क्या, NaNO2 हटाओ और Cu हटाओ और सिर्फ हीट लिखा होता, तब ये नहीं बनता। तब पता क्या बनता, तब बनता ये, तब पहले बनाया क्या है, फ्लोरीन। यस, फ्लोरीन। यहाँ पे ये जो आपने ये बनाया, ये वाला जो आपने बनाया है ARF वाला, ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ है ना ये, तो वो कन्फ्यूजन के लिए दे सकता है। आपको याद ही नहीं आएगा कि आपको क्या बनाना था इसमें, क्योंकि जैसे आप N2+BF4- देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, जल्दी से फ्लोरीन जोड़ो ना यार। बट मान लो उसने खेल कर दिया और यहाँ पे लिखा हो NaNO2Cu, तो आपको चेक करना है कि NaNO2Cu लिखा है तो मुझे NO2 ग्रुप जुड़वाना है, फ्लोरीन वाला ग्रुप नहीं जुड़वाना, और N2 अलग हटेगा, NaCO अलग हटेगा। नेक्स्ट जल्दी करते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग जिसमें डायजो ग्रुप का रिटेंशन होता है। तो ये डायजो ग्रुप है, इसका रिटेंशन होगा, पैरा पोजीशन पे आपके पास ये जुड़ जाएगा। जब OH आता है तो पैरा हाइड्रोक्सीआइसोबेंजीन कहते हैं, और OH वाला ऑरेंज डाई होता है, यहाँ पे भी रिटेंशन होगा, और आगे पास बनेगा पैरा अमीनो आइसोबेंजीन, येलो डाई, CN-H2 अलग। From the above reactions, it is clear that diazonium salts are very good intermediate for the introduction of फ्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया, साइनाइड जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, NO2 ग्रुप जोड़ दिए। भाई क्या नहीं जोड़ा है, अराइल फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट हैलोजिनेशन। याद करिए क्या हमने, अरे यार, डायरेक्ट हैलोजिनेशन में जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे तो क्या जोड़ पाए थे, हम जरा याद करते हैं। तो याद करेंगे तो हमें पता लगेगा कि X2 से तो क्लोरीन जुड़ पा रहा था, X2 एनहाइड्रस AlCl3, ESR की बात कर रही हूँ, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ पा रहा था, बट फ्लोरीन और आयोडीन नहीं जुड़ पा रहे थे। अब तो मैं जोड़ सकती हूँ, डायरेक्ट हैलोजिनेशन तो नहीं, बट इससे तो मैं जोड़ सकती हूँ। साइनो ग्रुप भी नहीं जुड़ पा रहा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ना दिखा देगा ये X वाला, ये CN यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ कोई इथेनॉलिक NaCN डाल दूँ तो क्या ये दिखा रहा था, नहीं ना, ये थोड़ा ना दिखा रहा है SN2। तो अब तो मैं जोड़ सकती हूँ, पहले मैं N2+X- बनाऊँगी, फिर मैं सैंड मेयर करा दूँगी, तो यहाँ पे जो CuCN था वो AirCN बना देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द cyano group cannot be introduced by nucleophilic substitution of chlorine in chlorobenzene, but cyanobenzene can be easily obtained from the diazonium salt. Thus, the replacement of the diazo group by other groups is highly useful in preparing those substituted aromatic compounds which cannot be prepared by direct substitution in benzene or substituted benzene. ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन है, 2-3 है, अभी डिस्कस करेंगे, फिर एंड अप करेंगे। बाय फॉर नाउ।